कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। अरे नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो, फिर हम पैसों में खेलेंगे और तुम्हें भी टॉप की हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? प्रिया ने उसे पूछा। अपनी सफलता के लिए अनीता की खूबसूरती का इस्तेमाल। वो कैसे? आश्चर्य से प्रिया ने पूछा। बस देखती जाओ और जो मैं कहता हूं वो करो। उसकी बिल्ली जैसी आंखों में कोई शैतानी योजना पनप रही थी। क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें अनीता के लिए अपनी जलन को परे रखकर उसके साथ नॉर्मल ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मुंबई में उसका हमसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है। मोहित ने अपनी योजना प्रिया को बताई, जो सुनकर प्रिया को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे जलती हूँ? उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखकर पूछा। लगना क्या है, यही सच है। मुझे उससे किस बात की जलन? वो है क्या मेरे सामने? प्रिया ने गुस्सा दिखाया। वो तो है ही जान, कहा तुम कहा वो, पर अब मैं जैसा कहूँ वैसा करो। तुम हीरोइन बनना चाहती थी तो आ गई मुंबई, पर पता चला यह सब कितना मुश्किल है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसमें मुश्किल तो आती ही है। सबको नहीं आती। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान लो। तुम्हें बढ़िया सा शॉर्टकट भी बताया था कि वो शॉर्टकट अपना लो तो जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाओगी, पर तुम मानती नहीं। तुम्हारा वो शॉर्टकट किसी के बिस्तर से होकर गुजरता है, यही ना? वह गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ तो क्या हो गया? तुम भी ना प्रोग्रेसिव होना ही नहीं चाहती? आज के समय की डिमांड है और इसे मॉडर्न और प्रैक्टिकल होना कहते हैं। उसने धूर्तता से कहा। मॉडर्न और प्रैक्टिकल बनने को नहीं, अपनी इज्जत का सौदा करने कह रहे हो? यही तो बात है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती तो उसमें छोटी सोच कहाँ से आ गई? इज्जत क्या इतनी सस्ती होती है कि उसका सौदा हो जाए, या वह बिक जाए, या कोई उसे खरीद ले? यह सब मन का भ्रम है। जो भी ये सब टॉप की हीरोइन है जिनका यहाँ कोई गौरवदर नहीं, तुम्हें क्या लगता वो क्या यहाँ सिर्फ अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर इतनी ऊपर पहुंची है? नहीं, सभी को शुरुआत में यह करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ? उससे उनकी इज्जत चली गई क्या? नहीं ना, एक बार सफलता कदम चूम ले फिर कोई नहीं पूछता कि उन्होंने सफलता को वो रास्ता कैसे तय किया है। मोहित अपने उल्टे सीधे कुतर्कों से प्रिया को अपनी बात समझाना चाह रहा था, पर प्रिया यह सब नहीं करना चाहती तो इनकार करती है। पहुंची है तो पहुंचने दो, मैं वो काम नहीं करूंगी। मैं वहां अपने टैलेंट के दम पर पहुंचना चाहती हूँ। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ। तुम खुद नहीं करोगी पर हम अनीता से करवा सकते हैं। वो पैसे कमाएगी और हम उसके पैसों पर ऐश करेंगे। उसकी लोमड़ी जैसी आंखों में धूर्तता भरी चमक और होंठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। क्या? हाँ, वो तैयार होगी ये सब करने? प्रिया ने संदेह जताया। नहीं होगी तैयार, पर उसे तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए हम उसे मजबूर करेंगे, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। ओके, प्रिया ने सहमति जताई। तो नाटक शुरू होता है अब से, उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओके बेबी, जैसे तुम कहो। उसने उसके हाथ को थामते प्यार से मोहित की तरफ देखा तो वह उसे प्यार से आलिंगन कर लेता है। उसके होंठों पर कुटिल मुस्कान थी। जिंदगी की उथल पुथल से परेशान अनीता ढंग से सो भी नहीं पाई थी तो यहाँ आकर आराम से सो गई। 2-3 घंटे बाद उठी तो प्रिया ने उसे देख झूठी खुशी दिखाई और मन मारकर उसका स्वागत भी किया। प्रिया के उसके साथ नॉर्मल व्यवहार से वह थोड़ी आश्चर्य में थी। बचपन से उससे जलने वाली प्रिया उसे यहाँ देख खुश कैसे हो सकती है? कहने को तो दोनों हम उम्र सहेलियां थी। साथ खेली पड़ी और साथ जवानी की दहलीज पर कदम रखा। प्रिया का रंग रूप भी कम नहीं, पर अनीता से 19 ही था। साधारण हालातों में पली अनीता जहां सिंपल रहकर भी प्रिया से ज्यादा खूबसूरत लगती। अपनी इस कमी को प्रिया मेकअप और स्टाइलिश कपड़ों से पूरा करने की कोशिश करती। प्रिया को बचपन से फिल्मों और मॉडलिंग का शौक था। हीरोइन बनने के सपना उस पर इस कदर हावी था कि जैसे ही थिएटर में मूवी लगती वह सबसे पहले पहुंच जाती। ना कोई फिल्म देखना छोड़ती थी, ना कोई फिल्मी मैगजीन पढ़ना। माँ बाप की इकलौती लड़की थी तो उसके नखरे भी आसमान छूते थे। वहीं अनीता घर का काम भी करती, स्कूल भी जाती। पिता की असमय मृत्यु ने परिवार की आर्थिक स्थिति डवाडोल कर दी। पिता एक बड़ी सी हवेलीनुमा कोठी के मालिक के यहाँ ड्राइवर थे। जब तक वे जीवित थे सब ठीक था, जिंदगी ठीक चल रही थी, पर उनकी मृत्यु के बाद घर के हालत बिगड़ने लगे तो मालिक ने तरस खाकर माँ को अपने यहाँ घरेलू नौकरानी के काम पर रख लिया। माँ ने पूरी उम्र उनके यहाँ काम कर अपने 3 बच्चों की परवरिश की। 2 बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई ने शादी के बाद पत्नी के दबाव में परिवार से कन्नी काट बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। खोज खबर करना तो दूर, कभी वह झांकने भी ना आते, ना उन्हें वहां आने देते। घर के हालात सुधारने की मंशा लिए छोटा वाला 2 साल पहले मुंबई आया तो वापस ही नहीं आया।
माँ उस कोठी पर घरेलू नौकरानी का काम तब से करती थी जब अनीता 7-8 साल की थी। वही घर का खर्च चलाती थी। पर पिछले 1 साल से माँ को फेफड़ों की बीमारी ने ऐसा घेरा कि बिस्तर पर ऐसे पड़ी कि पेट भरने और माँ की बीमारी के इलाज की मजबूरी अनीता को पढ़ाई बीच में छोड़ वहाँ घरेलू काम करने की विवशता तक ले गई, जिससे जो थोड़ा बहुत सजना संवरना होता वह भी छूट गया। प्रिया को देख अनीता के मन में भी हुक उठती उसके जैसे बनने की, पर घर के हालात उसे इजाजत नहीं देते, ना उसे काम से फुर्सत मिलती। हसीन सपने देखने की उम्र में वह नौकरानी बनकर रह गई थी। सारा दिन मालिक की कोठी पर काम करती, घर आकर घर का काम और माँ की देखभाल। छोटी सी उम्र में हालातों ने उसे कठोर और मजबूत बना दिया था। पर कहते हैं जो जितना अधिक दुख सहने की क्षमता रखता है, भगवान भी उसकी ही परीक्षा लेते हैं। वही परीक्षा अनीता दे रही थी। मोहित प्रिया की दूर की रिश्तेदार में पड़ता था। कुछ महीने पहले प्रिया के घर आया था। प्रिया को जब पता लगा वह मुंबई में रहता है, तब से उसके साथ आना चाहती थी ताकि अपना सपना पूरा कर सके, पर घरवालों ने इजाजत नहीं दी। मोहित अनीता की खूबसूरती देख उसके आगे पीछे मंडराने लगा था। जब प्रिया को लगा मोहित उससे ज्यादा अनीता में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो एक दिन घर के गहने पैसे उड़ाकर हीरोइन बनने की लालसा में उसके साथ भागकर मुंबई आ गई और अब हालात भी अनीता को यहाँ ले आए हैं। अनीता, प्रिया की आवाज ने उसे चौंकाया। हाँ, कल पूरा मुंबई घूमने चलेंगे। चलेगी? जुहू बीच, गेटवे ऑफ इंडिया भी चलेंगे? प्रिया ने मुस्कराकर अनीता से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, वह मुस्कराई। अब जब यहाँ आ गई है तो क्यों ना सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करें। उसने अनीता की तरफ हाथ बढ़ाया तो अनीता ने भी उसका हाथ थाम लिया। वह प्रिया के बदले अंदाज से थोड़ी आश्चर्य में जरूर है, पर दिल के किसी कोने में यह आस भी कि शायद प्रिया यहाँ आकर बदल गई हो, यही उसके बदले व्यवहार की वजह हो। दोनों बैठी बैठी बातें कर ही रही थी कि मोहित कमरे से आवाज लगाने लगा। बेबी सोने आ जाओ, नींद आ रही है। मोहित ने आवाज दी तो अनीता के मन में प्रश्न उठने भी लाजिमी थे। प्रिया, तुम दोनों ने शादी कर ली क्या? नहीं, प्रिया ने जवाब दिया। तुमने शादी तो नहीं की तो फिर भी दोनों पति पत्नी जैसे रहते हो? उसने हैरानी से पूछा। शादी? वह हंसने लगी। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? अनीता ने उसे हंसते देख पूछ लिया, पर उसके जवाब ने उसे और भी अधिक हैरान किया। शादी के बारे में अभी कैसे सोच सकते हैं? अभी तो कैरियर बनाना है। तो बिना शादी के ही इसके साथ पति पत्नी की तरह रह रही हो? अजीब नहीं लगता? अनीता ने पूछा। अजीब क्या लगना, हम लिव इन में हैं। अब ये लिव इन क्या है? सुनकर अनीता चौंकी। लिव इन मतलब दो लोग सहमति से पति पत्नी की तरह बिना शादी के बंधन में बंधे साथ रहते हैं, प्रिया ने समझाया। ऐसे भी होता है क्या? अनीता सुनकर हैरान थी। हाँ, बड़े शहरों में आजकल यह बहुत प्रचलन में है। जो लोग शादी के बंधन को झंझट समझते हैं वे यह रास्ता चुनते हैं। यह उन्हें आज़ादी देता है जो शादी के बंधन में बंधने के बाद नहीं मिल पाता। ऐसे रिश्ते का भविष्य क्या है? अनीता ने उसे पूछा। भविष्य तो कुछ नहीं, पर साथ रहते अगर उन्हें लगा कि शादी कर लेनी चाहिए तो कर लेते हैं, नहीं तो सेपरेट हो जाते हैं। उसने इतनी आसानी से यह सब कहा, पर यह बात पचाना अनीता के लिए मुश्किल थी। ऐसे भी होता है? हाँ, बड़े शहरों में यह आम है, हमारे यहाँ की तरह नहीं, जो किसी लड़की के किसी लड़के के साथ बात करने को भी गुनाह समझते हैं। इसका मतलब तुम कभी शादी नहीं करोगी? अनीता ने पूछा। पता नहीं, अभी तो कुछ साल नहीं, फिर उसके बाद सोचेंगे। लोग कुछ बोलते नहीं इस सब को देखकर? नहीं, यहाँ किसको फुर्सत दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की, और वैसे भी यहाँ यह सब नॉर्मल है। तुम यहाँ आ गई हो तो समझ जाओगी, और अब सो जाओ, मैं भी सोती हूँ। कहती वह उठकर चली गई और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या सचमुच यह नॉर्मल है? अनीता सोच में थी। जब से घर से निकली तो पता चला छोटे और बड़े शहरों में कितना अंतर है। जिसे वो शादी से पहले गलत समझती थी, पाप समझती थी, यहाँ तो यह सब नॉर्मल है। उसे तो लगता था यह सब शादी के बाद ही हो, वरना। पर छोटे मालिक भी तो थी, कहते थे कि लंदन में यह सब नॉर्मल है। जब इंडिया में ही लोग इतनी ओपन सोच के हो गए हैं, तो वह तो लंदन से आए थे, शायद वही यह सब समझने में पीछे रह गई। माँ के बीमार होने के कारण पढ़ाई छोड़ वह एक बार फिर मालिक की बड़ी सी हवेलीनुमा कोठी पर पहुंची थी। ऐसे नहीं कि यहाँ वह पहली बार आई थी, माँ के साथ कई बार आती थी, पर तब सिर्फ उत्सुकतावश आती थी, पर अब एक नौकरानी की हैसियत से आई थी। जब प्रिया को पता चला कि वह पढ़ाई छोड़ काम करने लगी है, तुम तो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी ना अनीता, पर तुम तो नौकरानी बन गई। उसके बोले ये शब्द दिल में बहुत चुभे थे, पर मजबूरी इंसान से जो भी करवाए कम ही है। काम नहीं करती तो माँ जो बिस्तर पकड़ चुकी थी, समय से पहले उठ जाती और वह भूखों मरती। मालिक मालकिन बेशक उसे अन्य नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करते थे। उनके वफादार ड्राइवर की बेटी जो थी, पर थी तो नौकरानी ही जो सच था। उस दिन गई तो पता चला छोटे मालिक के छोटे बेटे यानी कि राहुल लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे थे।
मालिक मालिकन कितने खुश थे। पूरी कोठी को दुल्हन जैसा सजा दिया था। उसे उत्सुकता हुई तो पूछ लिया था, मालकिन आज सब कुछ इतना क्यों सजा रखा है? अरे तुझे नहीं पता, राहुल आ रहा है, मालकिन ने खुशी जताते हुए मुस्कुराकर कहा था। राहुल नाम सुनकर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या वो अभी भी उतने नटखट होंगे जितने बचपन में होते थे? पर बड़े होकर तो सब बदल जाते हैं। वह खुद भी तो बदल गई है, वो भी बदल गए होंगे। पहले जब वह यहाँ माँ के साथ आती थी, पहले पहले तो वे उससे बहुत लड़ाई करते थे, पर बाद में अपने खिलौने लेकर खुद ही खेलने आ जाया करते थे। पर अब भी क्या वे उसे पहचानेंगे? नहीं, इतने सालों बाद एक ड्राइवर और नौकरानी की बेटी को कौन याद रखता है? उन्हें भी कहाँ याद होगा। वह इसी उधेड़बुन में थी कि जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजा तो दिल की धड़कनें उसकी भी जोरों से धड़कने लगी थी। सब लोग उनके स्वागत के लिए बाहर की तरफ लपके, पर उसकी हिम्मत ना हुई तो वह दौड़ी दौड़ी खिड़की पर उन्हें देखने आ गई थी। छोटे मालिक गाड़ी से उतरे तो मालकिन आरती का थाल लिए उनके स्वागत में खड़ी थी। आरती के बाद जब वह अंदर आने लगे तो वह खिड़की से भागती किचन में चली गई। वहां से उनको अंदर आते देखा। हाय, कितना हैंडसम लग रहे थे। उस पर गजब उनका पहनावा कहर ढा रहा था। ग्रे कलर के ब्लेजर, अंदर चेक्ड स्किन टाइट शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स में पहने वे बर्गिंघम पैलेस के प्रिंस से जरा कम नहीं लग रहे थे। काले चमकीले बालों के स्टाइलिश हेयर स्टाइल को जब वे हाथ की उंगलियों से सेट करते तो उन्हें देख दिल की तारों में जो झंकार हुई थी, वह एहसास उसके कोरे मन में छप कर रह गया था, जो कि उसके लिए बिल्कुल नया और सुखद एहसास था। गोरे तो छोटे मालिक बचपन से ही थे। लंदन में रहकर रंग और अधिक साफ हो गया था। वह तो बस छुप छुप कर उन्हें ही देखती रही थी। उसे तो यही लगा था छोटे मालिक तो उसे भूल भी गए होंगे, पर वह गलत थी। उन्होंने उसे पहचान लिया तो कितनी खुश हुई थी। जब वह कॉफी देने उनके कमरे में गई तो उन्होंने दिमाग पर जोर देते हुए कहा था कि तुम अनीता हो ना, हमारे ड्राइवर अंकल की बेटी। सिर्फ गर्दन हिलाकर सहमति दे पाई थी वह। कितनी बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। आखिरी के शब्दों पर उन्होंने जोर देकर बोला और होंठों पर तिरछी मुस्कान ले आए थे। उनके इस अंदाज पर तो वह मरही मिटी थी। गालों पर हया की लाली फैल गई तो वहां पर खड़ा रहना मुश्किल हुआ तो भागती सीधा किचन में ही आकर रुकी थी। उस दिन के बाद तो छोटे मालिक का हर छोटा बड़ा काम करना जैसे उसकी प्राथमिकता हो गई थी। इस बहाने वह उनके आसपास भी तो रह लेती थी। उनकी आवाज पर दौड़ी भागी चली जाती। उसकी यह चाहत एक तरफा नहीं थी, बल्कि छोटे मालिक भी उसे गौर से देखते थे। बात बात पर अनीता ये अनीता वो। मालकिन तो कितनी बार टोकती थी, क्या सिर्फ अनीता है? यहाँ और भी नौकर हैं, उनको आवाज दे दिया कर अनीता को ही क्यों एक टांग पर खड़ा रखता है? अनीता हर काम परफेक्ट करती है, इसलिए उसे आवाज देता हूँ। माँ को जवाब तो दे देते थे, पर असल में उनका सिर्फ नौकर मालिक का ही रिश्ता ना था। उसे तब पता चला जब एक दिन वे रात में लेट नाइट पार्टी से आने के बाद सुबह 10 बजे तक भी उठने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उनके लिए कॉफी बनाकर उनके कमरे में ले गई थी। उठिए छोटे मालिक, कितनी देर तक सोते हैं? खिड़की के पर्दे खोलती वह बोल रही थी, पर छोटे मालिक बिना शर्ट के सिर्फ बनियान और लोअर में ही लेटे थे। पर्दा खुलने से रोशनी अंदर आई तो उठ बैठे। अभी इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? सोने देती? वे आंखें मलते बोले थे। जल्दी छोटे मालिक, 10 बज गए हैं, लीजिए कॉफी। उसने हंसते हुई उन्हें कॉफी पकड़ाई तो वे उसे गौर से देखने लगे थे। अनीता, तू मुझे छोटे मालिक क्यों बोलती है? आप छोटे मालिक हैं तो वही बोलूंगी, और क्या बोलूं? उसने हंसते हुए यूं ही पूछ लिया था। मेरे नाम से बोला कर राहुल, हम बचपन के दोस्त हैं। दोस्त हम? सुनकर हकला ही गई थी वो। बचपन साथ ही तो खेले हैं, तो दोस्त ही हुए। उन्होंने बोला तो यह खुशी समा नहीं पाई तो शर्माती वहां से बाहर भाग गई थी। अनीता, प्रिया की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। लाइट ऑन है, अभी तक उठी क्यों हो? सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, सो रही हो, वह बोली और लाइट बंद करके सोने के इरादे से बिस्तर में लेट गई। सब कुछ भुलाने के इरादे से सब पीछे छोड़कर तो आ गई है, घर, शहर, राहुल और उस पुरानी अनीता को भी। पर क्या यह इतना आसान है, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना? वो भी तब जब किसी की तस्वीर को अपने कोरे मन में बसाने, उसे बेइंतहा चाहने के बाद? पता नहीं, नामुमकिन नहीं, पर शायद बहुत मुश्किल जरूर है। राहुल की यादें रह रहकर कसक बन उभर आती हैं तो टीस पैदा कर जाती है। सुबह उठी तो प्रिया और मोहित भी उठ चुके थे। नहाने के बाद प्रिया ने सबके लिए ब्रेड बटर का नाश्ता दिया और अब वह मोहित के कहने पर अपनी एक ड्रेस अनीता को पहनने को देती है। वह कल से एक ही सलवार सूट में थी। सफ़ेद रंग की बेस की पिंक कलर के फ्लावर प्रिंटेड कॉटन की वह अनारकली कुर्ती उसके घुटने से थोड़ा नीचे तक आ रही थी, जिसके साथ मैचिंग की लेगिंग में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस ड्रेस में कमाल लग रही हो। प्रिया के थोड़ी देर नज़र से ओझल होने पर अपनी बत्ती सी झलकाकर अपनी चिरपरिचित कमीनी मुस्कान बिखेरता मोहित अनीता की तारीफ करता बोला तो अनीता बस मुस्करा दी थी।
फ्लैट बंद कर दोनों अनीता को लेकर मुंबई की सैर पर निकले। दरअसल अनीता को मुंबई घुमाने के बहाने दोनों शीशे में उतारना चाहते हैं ताकि उसके थ्रू खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। अनीता की बुरी किस्मत इस बार भी उस पर भारी पड़ेगी और वह उनके चंगुल में फंस जाएगी, या उससे पहले उनकी मंशा समझ पाती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर अनीता इस सबसे अनजान सपनों की इस नगरी को देखने चल पड़ी जो उसने अब तक फिल्मों में देखी थी। अब उसे रियल में देखने को एक्साइटेड थी। एक कैब बुक कर तीनों सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। कितनी बार मूवी में देखा था, अरब सागर से भारत में विदेशी इसी समुद्री रास्ते से पहुंचते होंगे, तभी इसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया है। फिल्मों में देखा था, किताबों में पढ़ा था, पर सामने देखा तो विस्मित थी। सोचा ना था कभी अपने घर से मीलों दूर इस सपनों की नगरी में पहुंच जाएगी। काफी देर उधर घूमते हुए, होटल ताज और मरीन ड्राइव घूमते हुए वे शाम के समय मुंबई की शान जुहू चौपाटी पहुंचे। जुहू चौपाटी बेहद खूबसूरत बीच है। जुहू में ही अधिकतर फिल्मी सितारों के घर हैं। बिग बी का घर भी यही है, जिसे देखना भी एक अलग अनुभव है। इस खूबसूरत बीच पर ना जाने कब तक वे तीनों समुद्र की लहरों के साथ अटखेलिया करते रहे। अनीता थक गई तो एक जगह पर बैठ गए। आओ ना मोहित, हम वहां आगे तक जाएंगे। प्रिया ने समुद्र की लहरों में आगे जाने की जिद की तो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ समुद्र की लहरों में आगे बढ़ गए। दोनों को इस तरह हाथ पकड़े जाते देखा तो दिल में अजीब सी हुक उठी। जब वह और छोटे मालिक नदी तट पर घूमने गए थे, उनके बोले शब्द कानों में गूंजने लगे। अब तो हर छोटी बड़ी बात ना चाहते हुए भी उसे उनकी याद दिला ही जाती है। सोचा था शहर बदलेगा तो उनकी यादों से पीछा छूट जाएगा, पर शायद मुश्किल है। प्रिया और मोहित जिस तरह हाथ पकड़े पानी में अटखेलिया कर रहे थे, उसे याद आया राहुल के लौटने के बाद कैसे उसने उनकी हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी उठा ली थी, और अब उसे मालिक की कोठी पर काम करने का ज्यादा दुख भी नहीं होता था। वजह इस बहाने वह रोज छोटे मालिक से जो मिल लिया करती थी। हफ्ता ही हुआ था छोटे मालिक को लंदन से आए हुए। उन्होंने उसे नदी तट पर चलने को कहा था, क्योंकि वे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते थे। वह किचन में काम कर रही थी कि अनीता आवाज देते वहीं किचन में ही आ गए थे। उसके सब्जी काटते हाथों से चाकू छुड़ा नीचे रखते बोले थे, क्या सारा दिन काम पर लगी रहती हो? क्योंकि यही मेरा काम है, और मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मालकिन देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर नाकामयाब ही रही थी। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो ना आज फिर से नदी तट पर घूमने चलेंगे। क्या? अनीता के इनकार के बावजूद उसे साथ चलने कहा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह उसे साथ चलने को कह रहे थे। मेरे साथ? उसने आश्चर्य से पूछा था। हाँ, तुम्हारे साथ और कोई भी है क्या यहाँ? तुम्हें ही कह रहा हूँ, बोलते हुए वे हंस दिए थे। मालकिन नाराज हो जाएंगी। उसने मालकिन के नाराज होने का डर भी सता रहा था। नहीं होंगी, मैं सब संभाल लूंगा, और बचपन में भी तो जाते थे हम लोग, सब जगह घूमते थे, अब भी सब जगह देखने का मन है, चलो ना। छोटे मालिक ने उसकी नहीं सुनी थी तो नहीं सुनी और जिद करके अपने साथ ले गए थे। नदी तट पर पहुंचकर वह किनारे पर ही खड़ी रही थी, पर छोटे मालिक वहां बिखरे गोल गोल सफेद पत्थरों को लांघते पानी में उतर गए तो वह उन्हें एकटक देख रही थी। गहरे नीले रंग की टी शर्ट और जींस उन पर कितनी फब रही थी। हवा तेज चल रही थी तो उनके बाल हवा में उड़ रहे थे। उफ, शायद ये दुनिया के सबसे हैंडसम और आकर्षक व्यक्ति होंगे। वह उस समय उनकी तरफ जबरदस्त आकर्षण महसूस कर रही थी, पर उनके बीच की असमानता की खाई इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए उनका ख्वाब देखना भी गुनाह के समान था, क्योंकि उसकी इस चाहत में उसे तड़प के सिवाय कुछ नहीं मिलना। पर यह बात जानने के बाद भी कि चांद उसे कभी नहीं मिलेगा, क्या चकोरी चांद को चाहना छोड़ती है? नहीं ना, तो वह भी उनको दूर से देखकर ही खुश रहती थी। उसकी चाहत भी चांद चकोरी की ही थी। छोटे मालिक चांद और वह उनके चाहत में पागल चकोरी। अनीता, वहां क्यों खड़ी हो? तुम भी इधर ही आ जाओ। उनकी आवाज ने उसे चौंकाया था। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, उसने जोर से बोला, पर उसके ना करने के बावजूद वे वहां से चलते आए और उसका हाथ पकड़कर उसे भी जबरदस्ती अपने साथ पानी में ले गए। आओ ना। उनके जिद करने पर वह आगे बढ़ने लगी, पर फिसलन होने के कारण वह फिसल गई और बहाव में बहने लगी तो छोटे मालिक ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ उसे बचा लिया था, पर पानी में गिरने के कारण वह भीग गई थी तो असहज हो गई। उसके बदन पर चिपके कपड़े और उनसे झलकता उसका सौंदर्य देख उस दिन उसने भी छोटे मालिक की नजरों में भी अपने लिए कुछ अलग देखा था। वे उसे एकटक सम्मोहित से देख रहे तो वह असहज होकर कपड़े झाड़ने लगी थी, पर वे उसे देखना नहीं छोड़ रहे थे। धीरे धीरे वह उसके इतने करीब आ गए थे और उसके चेहरे पर बिखर आए गीले बालों को उन्होंने अपने हाथ की उंगली से कान के पीछे कर दिया। वे उसे इतने प्यार से देख रहे थे कि उसे पता ही ना चला कि दोनों के जिस्म एक दूसरे से सटे हुए थे। वह उनकी सांसों को अपने में महसूस कर रही थी। उनके जिस्म की महक उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस पल में वह भूल गई कि वे मालिक है और वह उनकी नौकरानी। उन कमजोर पलों में छोटे मालिक भी तो सब भूल गए थे
और उसने महसूस किया अपने पहले प्यार के मीठे एहसास को जब उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया था। उनका अंगूठा उसके होंठों को छू रहा था जिससे वे हल्के हल्के रब करने लगे तो उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। कितना सुखद एहसास था वह सब। सम्मोहित हो बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी कर उन्हें देखती रही थी। अगले पल वे झुके और उसके होंठों को चूमने अपने होंठ बढ़ाए कि उसने दोनों हाथों से उन्हें पानी में धक्का दे दिया था और हंसती हुई पानी से बाहर निकल आई थी, उसके ऐसे करने से जैसे वे भी होश में आए हो। अनीता, क्या किया ये तुमने? रुक जाओ वहीं पर। उन्होंने उसे रुकने कहा था पर वह रुकी नहीं। नहीं, हंसती हुई भाग गई थी। अनीता, भागो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पानी से उठते वे उसके पीछे दौड़े थे। आगे आगे वह, पीछे पीछे छोटे मालिक पर वह जाकर सीधा मालिक की कोठी पर रुकी। अनीता, रुको, सुनो तो। वे पीछे पीछे आते बोलते रहे पर वह रुकी तब जब घर में बढ़ते हुए वंशिका से टकराई। वंशिका मालकिन की सहेली की बेटी और छोटे मालिक की बचपन की दोस्त भी। बड़ी ही अजीब नजरों से उसने उसे घूरा था, मानो पूछ रही हो कि तुम राहुल के साथ क्या कर रही हो। जलन और गुस्सा उसके चेहरे पर उसने साफ देखा। बचपन में भी वह उनके साथ खेलने पर यह कहकर ऐतराज जताती थी कि राहुल ये तो नौकरानी की बेटी है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। अब छोटे मालिक के वापस आने के बाद मालकिन अपनी सहेली की बेटी को बहू बनाना चाहती थी, इसलिए उन दोनों की शादी की बात भी चल रही थी। पर छोटे मालिक को यह रिश्ता और वंशिका दोनों ही पसंद नहीं थे। पर वंशिका वो भला कैसे राहुल को किसी और के साथ देख सकती थी, खासकर अनीता के साथ, इसलिए शंकित नजरों से उन दोनों को देख रही थी। अनीता, आवाज ने चौंकाया। उस समय तो वंशिका ने पुकारा था, पर अब प्रिया पुकार रही थी जो पानी से बाहर निकल आई थी और उसे भी अतीत से इस जुहू बीच पर खींच लाई थी। कहानी अगले भाग में जारी रहेगी।